हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। देखिए एमपीपीजीसीएल का जो रिक्रूटमेंट आया है, जो भी स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें हम लोग, तो मैंने जो टेक्निकल पोर्शन इसका था, टेक्निकल पोर्शन उसको ऑलरेडी करा दिया है, जो कि 75 नंबर का आपसे पूछा जाता है। 2 पेपर मैंने करा दिए हैं। अब यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल पूछा जाता है आपसे 25 नंबर का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए नॉन टेक्निकल अब इतना ज़रूरी हो गया है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें यदि आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन नहीं तैयार है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो सबको आता है। ये उसमें लड़के भटक जाते हैं इसमें, और ये नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो अभी तक क्या होता था आपसे, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन की यदि हम बात करें तो आपसे टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते थे, जिसमें कि एप्टीट्यूड होता था, रीजनिंग होता था, और जनरल अवेयरनेस होता था, जीके, और यहाँ पे इंग्लिश होता था। तो ऐसे करके आपसे 4 सब्जेक्ट जो कि 6-6 क्वेश्चन पूछे जाते थे आपसे, और इंग्लिश आपसे 7 क्वेश्चन पूछा जाता था। इस तरीके से टोटल 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। बट अभी एक और सिलेबस में बदलाव हुआ है, जो नया नोटिफिकेशन आया है, मैंने आपको बताया था, उसमें आपको पावर सेक्टर ऐसे करके कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस टाइप से क्वेश्चन होंगे, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल अब आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब वो 5 सब्जेक्ट अगर हो जाते हैं तो इसका मतलब हर एक सब्जेक्ट से आपसे 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एप्टीट्यूड से भी आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, जो एप्टीट्यूड में पूछे गए क्वेश्चन हैं पिछले साल के, वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका लेवल क्या था। राइट, तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आपको जिसमें ठीक लगे आप उसमें कर सकते हो। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 5 एंड 4 लिव्स 4, 0 एंड 3 एज रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली, एंड द लास्ट क्वोशेंट इज 11, what will the respective reminders be if the order of the divisor is reversed। सो यहाँ पे देखिए सिंपली हमको नंबर सिस्टम से कह लीजिए या फिर जिससे भी कह लीजिए, गुणा भागी करना है। यहाँ पे एक नंबर है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई दिस, तो कोई नंबर लेटर सपोज वो x है। राइट, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो वो कह रहा है कि कुछ इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जिसको आप भागफल भी बोलते हो, और लेटर सपोज कि वो रिजल्ट y आ रहा है, तो यहाँ पे 6y हो जाएगा। और रिमाइंडर इसका बता रहा है कि पहले बार में 4 आएगा। ठीक है, 4। अब आगे फिर कह रहा है रिस्पेक्टिवली, मतलब हम 5 और 6 से क्या कर रहे हैं, और डिवाइड कर रहे हैं ये जो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, y। तो अगर अब इसको हम 5 से डिवाइड कर दें, ये जो y है, तो अब आपका देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। लेटर सपोज ये रिजल्ट z आ रहा है। ठीक है, तो ये 5z, और अब इस केस में जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 0। अब अगेन ये जो रिजल्ट आया है z, ये जो z रिजल्ट आया है, इसको डिवाइड किया जा रहा है अब 4 से डिवाइड किया जा रहा है। तो अब की बार में जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, लेटर सपोज वो p आ रहा है, तो यहाँ पे 4p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रिमाइंडर कह रहा है कि 3 आ रहा है लास्ट में। ठीक है, 3 आ रहा है। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। एंड द लास्ट क्वोशेंट इज 11। क्वोशेंट क्या होता है, जो भागफल हमारा है, तो पहला भागफल, दूसरा भागफल और ये तीसरा भागफल। तो लास्ट क्वोशेंट हमको पता है कि वो 11 है। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स बी इफ द ऑर्डर ऑफ द डिवीजर इज रिवर्स। डिवीजर का मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, डिवीजर, डिविडेंड, पता नहीं क्या क्या। हमको तो इतना पता है कि जिससे भाग दे रहे हैं उसको, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसको भाग करना है, और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इसको शायद भागफल बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है जिसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमको सिंपली क्वोशेंट यहाँ पे गिवन है कि 11 है, मतलब p की वैल्यू हमको गिवन है कि 11 है। राइट, यहाँ पे तो अब आप ही बताइए, अगर लेटर सपोज यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ 37 होता, तो हम ऐसे लिखते 4 9 36 और एक रिमाइंडर आ जाता। अगर हमको बीच की जो ये नंबर है पता करना है, मतलब जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं शायद, तो ये कैसे पता करेंगे हम लोग। 4 9 36, मतलब इसका अगर इसमें गुणा कर दें और एक जोड़ दें। ठीक है, जैसे आप इसको फार्मूला भी याद रखते होगे शायद, डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, ऐसा कुछ करके। तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली हमको दिख रहा है, मतलब आप 2 सेकंड में पता कर सकते हो कि फार्मूला क्या है। मतलब अगर हम जिससे भाग दे रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसका गुणा कर दें, 4 9 36, और जो रिमाइंडर है 1, उसको जोड़ दें, तो ये बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको p की वैल्यू पता है यहाँ पे कितनी है, वो 11 है। तो जब हम 4 का गुणा इससे कर दें इसके रिजल्ट से, और 3 जोड़ दें, तो ये बीच वाला नहीं पता चल जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं, तो 4 इंटू 11 प्लस 3, इससे क्या आ जाएगा आपका 11 चौके 44, 3 47। राइट, तो 47 आ गया। अब यहाँ पे हमको z की वैल्यू तो पता चल गई 47 है, मतलब ये वैल्यू पता चल गई 47 है। जब ये वैल्यू पता चल गई 47, तो हमको ये y भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसका भी सब कुछ हमको पता है। तो 5 का गुणा हम 47 से कर देंगे और 0 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 5 गुणे 47 यहाँ पे कर लो प्लस 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 5 7 35 और 5 चौके 20 और 20 3 23, 235 आ गया। राइट, तो हमको ये y की वैल्यू पता चल गई, जो बीच वाला हमारा डिविडेंड है वो पता चल गया। अब हमको क्या करना है, ये y अगर पता चल गया कि ये 235 है, तो सिंपली हम 6 का गुणा इसमें 235 में करके 4 से जोड़ दे, तो हमको x पता चल जाएगा, जो कि पूछा गया कि वह अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई, तो ये जो नंबर है वो पता चल जाएगा। तो कैसे, 6 इंटू 2 35 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, जब आप इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 30
और यहाँ पे 6 के 18, 3 21, 6 दूनी के 12, 2 14 प्लस 4, तो टोटल 1414 आ जाएगा। ठीक है, 1414 यही हमारा जो नंबर था जिसको हम 6 से डिवाइड कर रहे थे, उसके बाद 5 से डिवाइड कर रहे थे जो भी रिजल्ट आ रहा था, उसके बाद 4 से डिवाइड कर रहे थे जो भी रिजल्ट आ रहा था। तो आपका जो रिमाइंडर 403 ऐसे क्रमशः आ रहे थे। अब कह रहा है इसी चीज़ को कि आप डिविजर्स को क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए। मतलब पहले आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करिए, फिर 5 से करिए, फिर 6 से करिए, और अब बताइए कि क्या रिमाइंडर्स आएंगे। ठीक है, तो 1414 को हमको करना है। ठीक है, 1414 को हमको करना है, तो देख लेते हैं कितना आएगा। ये रहा आपका 1414। इसको हम लोगों को उल्टा करना है, पहले 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 3 यहाँ 12, यहाँ पे 2 हुआ, 4 5 20, और ये हमारा 1 हुआ, फिर 4 3 यहाँ 12। तो इसका मतलब कि ये देखिए दो रिमाइंडर आ रहा है पहले केस में, तो पहले ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ। तो एक बार और हम लोग 353 आया है रिजल्ट, 353। इसको हम लोग अब 5 से डिवाइड करते हैं, उल्टा चल रहे हैं हम लोग। 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 7 35, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे 3 आ गया, 0 बार जाएगा। इसका मतलब कि ये जो हमारा 3 है वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब 2 3, तो 2 4 यहाँ पे, इसका मतलब ये गलत है, तो 2 3 और 4 अगला आएगा, ये हमारा सही है। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। है काफ़ी इजी क्वेश्चन। अभी इसमें बताने में बस इतना टाइम लग रहा है, अगर आपको पता होगा तो आप काफ़ी जल्दी इसको कर लोगे, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 11 टू द पावर 75 इज डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे हमको इसको डिवाइड करना है 7 से, तो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या आएगा। अगेन देखिए नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 11 टू द पावर 75 लिखा है, इसको डिवाइड करना है 7 से, तो हमको क्या करना होता है, इसको किसी तरीके से 7 के टर्म में तोड़ने का प्रयास करना होता है। जब ये नंबर बड़ा है तब, तो अगर 11 7 से बड़ा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 + 4 इसके पावर में 75 और डिवाइडेड बाई कितना है 7। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट होता है, वो आपको शायद पता हो, यहाँ पे ax प्लस सिंपली अगर k के पावर n हो, ऐसा लोग बताते हैं कि अगर इसके पावर बटे a है, तो ये देखिए ax जो है a का ही मल्टीपल है, तो ये इससे कट जाता है, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो ये बचता है k के पावर n को यदि हम a से डिवाइड करें तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो बचता है। और इसमें भी ये होता है कि अगर k की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 के पावर n इसके पावर में a, अब 1 के पावर में कुछ भी करिए 1 ही आएगा, तो किसी भी आप संख्या से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर वो 1 ही आएगा। और यहीं पे अगर k हमारा -1 हो, उसके पावर में यदि n हो, तो वो डिपेंड करता है कि n हमारा इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो अगर इवन हुआ तो रिमाइंडर 1 आएगा, और ऑड हुआ तो रिमाइंडर हमारा -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप 1 को कितनी भी बार पावर ले जाओ 1 ही आएगा, और उसको किसी से भी डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमारा 1 ही आएगा, राइट है। रिमाइंडर हालांकि नेगेटिव में नहीं होता, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, वो बता देंगे। तो यहाँ पे सिंपली ये रहा फॉर्मेट। चाहो तो इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब यहाँ पे अब क्या होगा कि जो 7 है 7 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा आपका केवल यहाँ पे 4 टू द पावर 75 उसके पावर में बटे 7। अब इसको सॉल्व करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। अब देखिए यहाँ पे आप कह रहे होगे कि 7 कैसे कट जा रहा है, यहाँ पे ये कैसे कट जा कट के यहाँ पे केवल k के पावर n बच रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपली ax प्लस k ऐसे इसको इसके पावर में n है, इसका मतलब n बार इसको लिखना है, तो ax प्लस k। लेटर सपोज n यहाँ पे 2 है, केवल मैं 2 के लिए ले रहा हूँ, या फिर इसको आप n टाइम्स लिख सकते हो, राइट है, n टाइम्स, तो इसके बटे में a है। अब अगर लेटर सपोज केवल 2 ही टाइम्स होता तब क्या होता, तो आपका यहाँ पे कुछ ऐसा आता कि आपका पहले इसका इससे गुणा होता, फिर इसका इससे गुणा होता, तो कितना आता a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर इससे आपका ax का इससे k से गुणा होता तो कितना आता ax आता, फिर आपका इस k का इससे गुणा होता तो कितना आता, सिंपली यहीं ax आता, और प्लस k स्क्वायर आता। अब सबको यदि आप a से डिवाइड करोगे तो देखिए ये सब के सब मल्टीपल है इसके, मतलब कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा इससे। ठीक है, मतलब ये कि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा जिसको इसको काटोगे तो। ठीक है, कुछ आएगा यहाँ पे वैल्यू कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे एक्स के आएगा, लेकिन पूरा का पूरा कट जाएगा, ये कहने का मतलब है। लेकिन जब आप इसको काटोगे तो ये a का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब कि यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा आपका, मतलब k स्क्वायर बाई a। अब इसको आप डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा वही आएगा, बाकी ये सब तो पूरा का पूरा कट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बार बार आप a से ही तो डिवाइड करोगे, इसको सेपरेट कर दोगे तो k स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह से अगर k के पावर n है तो k के पावर n बाई a, ये आपका रिमाइंडर आएगा, राइट। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग 4 टू द पावर 75 के पावर 7 पे आ चुके हैं। अगेन अभी हमको कुछ नहीं मिला। अब देखिए ये संख्या छोटी हो चुकी है 7 से, तो अब इसको हम लोग इसके करीब लाना चाहेंगे, 7 के मल्टीपल के भी करीब ला सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा हमको कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 4 चौके 16 चौके 64, मतलब 4 के पावर अगर 3 कर दें तो 7 9 63 होता है मतलब इसका मल्टीपल है 63, तो उसके करीब आ गया। और यहाँ पे देखिए 25 3 75, ये 25 3 75 जो आपका यहाँ पे है उसके डिवाइडेड बाई 7।
अब यहाँ से क्या होगा, देखिए बताने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो आपको जल्दी आ जाएगा, जल्दी ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए 25 या 75 है, अब इसको 64 लिख सकते हैं हम लोग, तो 64 को क्यों ना हम लोग लिख दें 63 + 1 इसके पावर में 25, ऐसा लिख सकते हैं इस चीज़ को, डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए यहाँ पे अगेन ये देखिए मल्टीपल है, वही फॉर्मेट हमारा ax + k, ठीक है, ax + k के पावर n डिवाइडेड बाई a। तो ax का मतलब यहाँ पे क्या है 7 × 9, मतलब a यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसको काट देगा 9 से, लेकिन ये तो नहीं कटेगा ना, तो 1 के पावर 25 डिवाइडेड बाई 7। तो अब देखिए जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो क्या आएगा, 1 को कितनी बार करिए, 1 ही रह जाएगा, तो 7। तो 7 को यदि आप 1 से भाग दोगे तो रिमाइंडर तो हमारा यही रह जाएगा ना 1। तो इस वजह से इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा 1 होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का, लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर सच दैट व्हेन 1295, 8146 एंड 17207 आर डिवाइडेड बाई इट, द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड द रिमाइंडर्स। देखिए अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखें तो मान लीजिए x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1295, 8146 और 17207 को विभाजित करने पर हर बार एक समान शेषफल बचता है। तो x और जो शेष है उसके बीच का अंतर क्या है, हमको ये बताना है। तो अब इन तीनों को सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन काट सकती है, अगर इसका हमको HCF पता चल जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो हमको पता चल जाएगा x की वैल्यू, और फिर जो वैल्यू उसको काट रही होगी इसमें से किसी से भी उसका भाग दे करके पता कर लेंगे कि उसका रिमाइंडर क्या रहा है, शेष क्या रहा है, और उसके बीच का फिर अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी हमको ये बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, तो HCF निकालने में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन जब ये बड़ा दिखता है हमको 3 नंबर का, तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से किन्हीं दो के बीच का डिफरेंस हमको ले लेना है और उसका HCF निकाल देना है। कैसे, जैसे यहाँ पे पहले हम लोग इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो कितना आएगा 8146 और 1295, इसका अगर डिफरेंस आप ले लो तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे 9 5 14, और ये आपका बच गया 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 1 गया 6, 6851 आ गया। अब इसके और इसके बीच का भी डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये 17207 है, और नीचे आपका है 8146। अब 7 में से 6 गया 1, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, 17 में से 8 गया 9, तो 9061 आपका यहाँ पे आ गया जब इसको हमने घटाया तो ये दोनों आ गए। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, HCF ले लेना है। तो HCF लेना आपको आता है, सिंपली हमको क्या करना है, भाग दे देना है। जैसे इसको हम लोग भाग देंगे, ठीक है, जैसे इसको हम लोग भाग दे देते हैं, यहाँ पर कितना है 6851 को भाग दे देते हैं 9061 से, राइट। तो भाग देने पर क्या होगा एक बार जाएगा पहले, तो ये हो गया 6851, इससे आपका बचेगा सिंपली यहाँ पे 0, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 8 में से 6 गया 2। अब इसमें हम लोग इसका भाग दे देते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं HCF 51। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, ये लगभग 3 बार जाएगा क्योंकि 22 3 66 होता है, ठीक है। तो 3 0 0 और 3 × 3, 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, यहाँ पे 1 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, 8 में से 6 गया 2 हो गया, ये पूरा कट गया। अब इसको हमको भाग दे देना है 2 2 1 0 से। अब देख सकते हो कि ये 10 बार जाएगा, ठीक है, 10 बार, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो जब पूरा का पूरा कट गया तो यही जो हमारा है वो क्या हो जाता है HCF, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 221, ठीक है। तो x हमको मिल गया। अब हमको रिमाइंडर पता करना है, तो किसी एक संख्या से डिवाइड कर देते हैं, जैसे 1295 किसी से भी डिवाइड कर लो, तो ये छोटा है, इस वजह से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो सॉरी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली कितनी बार जाएगा, ये लगभग 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 5 × 5, 5 दूनी के 10, और 5 दूनी के 10 से 11, ये 5 में से 5 गया 0, 9, और 2 में से 1 गया 1, 190, ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है, और ये हमारा x है। इसी का हमको डिफरेंस बताना था, तो x - r अब आप कर दोगे तो आप देखोगे 221 में से 190 जाएगा, तो 90 30 120, मतलब 220, और यहाँ पे 1 और, तो 31 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपली करेक्ट आंसर हो जाएगा जब आप इसको घटा दोगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी देखने में बड़ा लगता है, बट अगर आपको पता है इसके बारे में कि कैसे सॉल्व करना है तो ईजी हो जाता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का, द वैल्यू ऑफ समथिंग दिस ऑफ दिस इज। तो इसको हिंदी में क्या ही देखना है, यहाँ पे हमको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये तो हो गया। इसमें हालांकि सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। करना क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, जैसे यहाँ पे पहले 1/2 - 1/3 इंटू 1 से ही 1/8 है, तो इसको पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये 1/2 हो जाएगा, और -1/3 हो गया, और इंटू 8 × 8 = 9/8, ऐसे ही करते हैं हम लोग,
अब नीचे आपका है, इसको ब्रैकेट को तो सॉल्व कर लो। देखिए क्या करना होता है, पहले हमको क्या करना, सॉल्व होता है ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो ऑफ है उसको, फिर उसके बाद डिवाइड करना होता है, फिर हमको गुणा करना होता है, फिर जोड़ना होता है, फिर घटाना है, सबको पता होगा आई थिंक। बट इसमें आपको आगे पीछे नहीं करना है तो तुरंत आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कर ही लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट है फिर ऑफ है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, दैट मीन्स 3 में से 2 गया 1, 1/के ये 6 हो गया। और यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ को हम लोग सिंपली गुणा भी कर सकते हैं कि ये 8 एकम 8 9/के 8 का 1/के 6वां भाग है। और यहाँ पे भागा है तो अभी भागा ही रहने दीजिए, अभी कुछ छेड़खानी नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए 1/5 इंटू 1/6 और ये भागा है, तो पहले भागा को ही सॉल्व करते हैं। तो भागा को भी सॉल्व करने के लिए हम इसको गुणा करके ये जो 2/3 लिखा है इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा करते समय उल्टा हो जाएगा। और ये नीचे आपका क्या है 1/2 और ये देखिए भागा है तो भी भागा ही रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑफ है तो पहले ऑफ को सॉल्व करना होगा। अगर आप पहले ही इसको सॉल्व कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये 1/6 ऑफ है इंटू 3/2 और यहाँ पे ऑफ है तो ये इसके टोटल इसके पावर में ऑफ है, ठीक है। इसके होल ब्रैकेट के बाद है ऑफ 2/15। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे जब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपली 3 एकम 3 2 एकम 2, सॉरी यहाँ पे हमको तो पहले गुणा करना है तो 3 3 के 9 हो जाएगा। सिंपली ये कितना हो गया 3/के 8। अब 8 एकम 8 2 3 6, मतलब 8 में से 6 गया 2/के नीचे का 2 8 16 ये। और इसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 3 के 9 और ये 2 3 6, मतलब 3 एकम 3 और 2 8 16, तो ये 3/के कितना हो जाएगा सिंपली 16, राइट। अब यहाँ पे आपका है भागा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा और ये 1 है ऊपर तो 1 और ये 5 दूनी के 10 दूनी के 20 तो ये 20 और नीचे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 1/के 2 और ये भागा है तो अब इसको गुणा कर लीजिए। अब ये देखिए 1/के 4 है तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे गुणा कर दिया तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 दूनी के 4 और यहाँ पे इसको होल लगा करके यहाँ पे ऑफ है तो इसको गुणा कर लीजिए 2/15, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा इसको बारीकी से करते जाएंगे तो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे 2/16, ये 16 16 कट जाएगा, ठीक है, 16 से 16 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/3 और यहाँ पे भागा है तो भागा और 1/20 और नीचे आपका कितना है, सिंपली इसको इससे काट दिया था तो केवल 2 बचा था तो ये हो जाएगा आपका 1/40 इंटू 2/15। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे तो ये 2/3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा भागा, ये देखिए 2 है तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 दूनी के 40 और 20 × 15 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/300, अब सिंपली 2/3, अब इसको गुणा कर सकते हैं और 300 अब ऊपर चला जाएगा, गुणा कर दिया हमने तो भागा को अगर गुणा करते हो तो ये उल्टा हो जाता है तो ये 3 और ये 100 हो जाएगा, 100 3 300 और 100 दूनी के कितना हो जाएगा 200। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, The ratio of monthly expenses to the monthly savings of Anup is 5:3. If his monthly expenses increases by 54% and his monthly income increases by 46%, then there is an increase of rupiah 4900 in his monthly saving. What was Anup's monthly income before the increase? तो हमको अनूप की मंथली इनकम बतानी है जब ये सब इंक्रीमेंट हुआ था उसके पहले का, राइट। इसको अगर हम लोग हिंदी में देख लें तो आई होप कि आपको दिख रहा हो, तो मैं तुम्हें पढ़ देता हूँ कि अनूप की मासिक बचत का उसके मासिक खर्च से अनुपात 5:3 है। यदि उसके मासिक खर्च में 54% की वृद्धि हो जाती है और उनकी मासिक आय 46% बढ़ जाती है तो उसकी मासिक बचत में 4900 रुपये की वृद्धि होती है। वृद्धि से पहले अनूप की मासिक आय कितनी थी, तो जो वृद्धि हुआ है ये सब 46% और 54%, उससे पहले उसकी इनकम कितनी ये हमको बताना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंसेस, तो मतलब उसको मैं ई से कर लेता हूँ डिनोट, एंड सेविंग्स ऑफ अनूप, एंड सेविंग्स ये 5:3 है, 5:3। तो ये रियल लाइफ में है, ठीक है। रियल लाइफ का मतलब कि अभी ये 5:3 है, रियल लाइफ में, जैसे रियल लाइफ होता है रियल लाइफ, तो अभी ये जो रेशियो होते हैं वो रियल लाइफ में होते हैं, रियल लाइफ में कुछ और होता है। तो रियल लाइफ में लाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये x से मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x2 यहाँ पे 3x सिंपली, राइट। तो ये इसकी क्या है, एक्सपेंसेस है मतलब खर्चा है, और ये इसकी बचत है, सेविंग्स है, राइट। तो बताइए जो हमारा इनकम होता है, इनकम जो हमारी इनकम होती है वो क्या होती है, जितना हम खर्चा कर रहे हैं और जितना बचा रहे हैं उन दोनों को जोड़ दे तो वही तो हमारा इनकम होता है। तो हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं 5x और कितना बचा रहा है वो 3x, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x, ये हमारा इनकम है, ठीक है, ये हमारी इनकम हो गई। अब आगे देखिए क्वेश्चन में सब कुछ बोला है कि इफ़ हिज मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीजेज बाई 54%, ठीक है। मंथली जो एक्सपेंसेस है मतलब जो 5x है, ठीक है, वो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें 54% का। तो देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आपको जो शॉर्टकट बताया जाता है वो क्या बताया जाता है कि 54% में निकालिए आप सिंपली
54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी बढ़ करके आएगा वो इसका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, और 5 बचे 25 दो 27, और ये 5 एकमा 5 दो 7, 2 अंक पे है दशमलव, तो यहाँ पे 7.70। आगे क्या कह रहा है, मंथली इनकम इंक्रीज बाई एंड हिज मंथली इनकम इज इंक्रीज बाई 46%। मंथली इनकम 8x है, तो 8x इंटू 46% बढ़ जा रहा है, तो 1.46 कर देंगे क्योंकि बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 8 6 का 48, फिर 8 चौके 32, 32 4 36, और 8 एकमा 8 3 11, दशमलव 2 अंक पे है, तो 2 अंक पे 11.68। तो ये आपका हो गया जो इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है, और ये जो खर्चे में इंक्रीमेंट हुआ है वो है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अगर ऐसा होता है कि मंथली इनकम इंक्रीज बाई 46%, देन देर इज एन इंक्रीज ऑफ रुपया 4900 इन हिज मंथली सेविंग। अगर ऐसा होता है तो जो उसकी सेविंग है उसमें 4900 रुपया का इंक्रीमेंट होता है। सेविंग पहले कितनी थी, 3x है कि नहीं, अब कितना हो गई है सेविंग, तो वो निकालने के लिए ये उसका इनकम है, ये उसका खर्चा है, तो एक बार घटा दे तो हमको सेविंग्स नहीं निकल जाएगी। तो 11.68 है, ये उसका इनकम है, और ये उसका खर्चा है 7.70। अगर इसको घटा दें हम लोग तो जो सेविंग है वो निकल आएगी। तो ये 8 हो गया, 16 में से 7 गया, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे बचा आपका 10, 10 में से 7 गया 3, सो 3.98 यहाँ पे x है, ये x है, ठीक है, क्योंकि x है यहाँ पे ना, तो ये x है, ये x, इतना x क्या है उसकी अभी सेविंग देखिए इंक्रीमेंट होकर के आ गई, लेकिन वो कह रहा है कि 4900 रुपया का उसमें क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। तो पहले 3x था, 3x, अब देखिए कितना हो गया, 3.98x हो गया। इसका मतलब कि कितना बढ़ गया, 4900 रुपया। तो ये अब रियल लाइफ में निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि अगर ये 3.9x है, इसमें अगर हम लोग 3x को घटा दे तो यही तो हमारा है इक्वल्स टू 4900 जो इंक्रीज होकर के आ रहा है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 3.98x को अगर हम 3x से घटा दे तो ये सिंपली आ जाएगा 0.98x बराबर 4900। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो उसका इंक्रीमेंट हुआ है सेविंग में, और जो पहले था वो 3x था, इंक्रीमेंट जो हुआ है वो 3.98x हो गया, मतलब बढ़ करके इतना हो गया है टोटल। तो जो जितना बड़ा है वो हमको दिया है कि 4900 है, तो वही तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिजली। अगेन देखिए, ये सब चीज़ें बताने में बस टाइम लग रही हैं, बाकी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको सब कॉन्सेप्ट पता होगा। तो यहाँ पे अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली 4900 बटे 0.98। अब इसको आप सॉल्व करोगे जब आप, तो ये 5 बार जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5000। अब x की वैल्यू यदि 5000 है तो हमको पहले का बताना है इनका, व्हाट वाज अनूप्स मंथली इनकम बिफोर द इंक्रीज, रियल लाइफ वाला। तो मंथली इनकम अभी तक कितनी थी इसकी, 8x, ये रियल लाइफ वाली है जिसमें x लगा है 8x। तो x की वैल्यू आ चुकी है 5000, तो 8 इंटू 5000 अगर हम लोग कर दें तो सिंपली ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40,000। ठीक है, तो 40,000 इसकी क्या है, पहले इसकी क्या थी, इनकम थी। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट, फोर्थ ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 6th नंबर का, द एवरेज एज ऑफ ऑल दी 120 एम्प्लॉयज़ इन एन ऑफिस इज 34.8 ईयर्स, 40% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़ आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ मेल to that of female employees is 7:5. What is the average age in years of male employees? अगर इसको हम लोग हिंदी में देख लें तो एक कार्यालय में 120 कर्मचारियों की औसत आयु 34.8 वर्ष है। कुल कर्मचारियों में से 40% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु और महिला कर्मचारियों की औसत आयु का अनुपात 7:5 है। तो पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु वर्षों में क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो एक कार्यालय में 120 कर्मचारियों की औसत आयु हमको पता है, तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे जितने भी उनके एजेस हैं, यहाँ पे मतलब सम उनका निकालते हैं ना, सम ऑफ एजेस ऑफ जितने भी कर्मचारी हैं, सम ऑफ एजेस ऑफ एम्प्लॉई, ई से हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 120 हैं जितना रहते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो कितना ईयर आ रहा है, सिंपली 34.8 इतने ईयर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अब पता चल गया कि सम ऑफ जो एजेस हैं ऑफ ई एम्प्लॉई के वो कितने हैं, वो सिंपली हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगा आपका सम ऑफ एजेस ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू 120 इंटू 34.8। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, टोटल सम हो गया। अब हमको आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पुरुष और जो शेष महिलाएं हैं, यहाँ पे कह रहा है कुल कर्मचारियों से 40% पुरुष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 120 हैं, अगर 40% क्या हो जाए, पुरुष हो जाए, तो कितना हो जाएगा 0.40, दैट मीन्स 48 यहाँ पे क्या है मेल, और 120, अब मतलब बचे कितने, 172 बच गए, ये क्या है फीमेल हैं, राइट। तो अब ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। आगे कह रहा है कि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु
और महिला कर्मचारियों की औसत आयु का अनुपात 7 संबंध 5 है। मतलब रियल लाइफ में ये 7:5 है, ये आपका क्या है मेल और ये आपका क्या है फीमेल। लेकिन रियल लाइफ में कितने हो जाएंगे 7x, ठीक है 5x, जहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो अब इसी को हमको क्या देखना है कि अगर 48 मेल हैं तो अगर हम क्या कर दें सम ऑफ एजेज ऑफ मेल, सम ऑफ अगर हम लोग एजेज ऑफ क्या कर दें मेल डिवाइडेड बाई 48 हैं टोटल, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो रियल लाइफ में है 7x के बराबर आ जाएगा, राइट। और वहीं पे यदि हम लोग क्या कर दें कि सम ऑफ एजेज ऑफ जो एजेज हैं ऑफ फीमेल कर दें डिवाइडेड बाई कितने हैं टोटल 72, तो ये आपका 5x के बराबर आ जाएगा। यही तो हमारा एवरेज एज है रेशियो 7x और 5x। तो सम ऑफ यहाँ पे मेल का हमने देख लिया जितने हैं टोटल 48 से गुणा करेंगे तो इनका औसत आ जाएगा, और 72 से करेंगे तो ये फीमेल का औसत आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा सम ऑफ एजेज ऑफ मेल और सम ऑफ एजेज ऑफ फीमेल वो कितना आएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हो गया आपका सम ऑफ एजेज ऑफ मेल इज इक्वल्स टू 48 गुणे 7, दैट मीन्स 7 8 56 और 7 चौके 28 5 33 336x, और ऐसे ही सम ऑफ एजेज ऑफ फीमेल आ जाएगा यहाँ पे 5 दूनी के 10 और 5 7 35 1 36, राइट x। अब ये देखिए टोटल अगर हम लोग सम कर लें तो ये कितना आ जाएगा 6 6 3 9 3 3 6 696x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको ये टोटल सम पता है, सम ऑफ एजेस ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय में मेल और फीमेल ही तो है, जब मेल और फीमेल, तो ये हमको पता है कितना है 120 गुणे 10, ठीक है। ये सम ऑफ एजेस ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, तो टोटल एम्प्लॉयज़ हमने यहाँ भी निकाल लिया, और ये रियल लाइफ में हमको यहाँ पे दिया भी है कि यहाँ पे 120 गुणे इतना टोटल एजेस हैं। तो अब हम लोग इसको अगर कंपेयर कर दें यहाँ पे सिंपली कंपेयर कर दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 696x को अगर हम लोग ये जो 120 यहाँ से इसको गुणा कर लीजिए 120 इंटू 34.8 ईयर्स हैं, इनको यदि गुणा कर लेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 12 को अगर आप ऐसे कर लो कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 पंजे 60, ठीक है 12 पंजे 60 और 12 बटे 96 58 आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे 58x इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक जीरो भी है, इस जीरो को इधर दे दीजिए तो 348 हो जाएगा 348। अब x को यदि आप सॉल्व कर लो तो 348 बटे के 58, अब 8 6 का 48 केवल एक ही टर्म में आ सकता है जब ये 6 से डिवाइड होगा, तो 6 8 48 और 6 पंजे 30 4 34, तो 6 बार जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 6। अब हमको क्या पूछा है पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु वर्षों में क्या है, तो ये पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु जो है वो देखिए 7 संबंध 5 है 7 है, तो रियल लाइफ में ये कितना था 7x। तो अब 7x में हमको x की वैल्यू पता चल गई 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे 7 गुणे 6, दैट मीन्स 42, ठीक है, मतलब 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 42 है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन अब इसको मैं यदि आपको एकदम शॉर्ट तरीके में बताऊँ जिसमें आपको मात्र बस 4 से 5 सेकंड लगता, ठीक है 4 से 5 सेकंड लगता, वो कैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कार्यालय में 120 कर्मचारी हैं, इनकी औसत आयु इतनी इतनी थी जो भी थी, यहाँ कह रहा है पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु वर्षों में क्या होगी। ये देखिए पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 7:5 है 7:5, तो अब यहाँ पे 7x हमने लिखा 5x, तो x की जो भी वैल्यू होगी उसका 7 से मल्टीप्लाई होगा, वहीं इसकी क्या होगी पुरुषों की औसत आयु होगी। तो यहाँ पे हमको बताइए कि इन ऑप्शंस में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि 7 का मल्टीपल है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है केवल 42 जो कि 7 गुणे 6 करने पे आ सकता है 42, और तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप किसी भी होल नंबर से अगर आप करते हो मल्टीप्लाई तो ऐसा है, कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो सिर्फ डायरेक्ट आपको आंसर दे देना था कि 42 ही होगा ऐसे पढ़ते ही पढ़ते, राइट। तो ये भी आपका एक शॉर्टकट हो सकता था कि आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर दे सकते थे बिना कुछ सॉल्व किए, क्योंकि 7 का मल्टीपल तो केवल एक ही दिख रहा है, अगर 2 ऑप्शन होते तब थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ता, राइट। तो ये कुछ रहा आपका जो इसके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंपली 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब आपको शायद 5 ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, मैंने पूरे डिटेल में बताने का प्रयास किया, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज चीज़ें काफ़ी ईजी हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अब अगले जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं अगले पेपर्स के उनके साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा।